हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम यूनिट फर्स्ट लेखांकन से परिचय उसी का एक पार्ट है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं उन शब्दों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आए हैं और आज उन्हीं को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले दिया है लेन देन। बच्चों, अकाउंटेंसी मतलब व्यापार में जो भी लेन देन होता है उन लेन देनों को लिखने का कार्य वो लेखांकन होता है। तो यहां पर सबसे पहला कि व्यापार में क्या होता है, तो व्यापार में लेन देन होता है। लेन देन मतलब माल का खरीदना और माल का बेचना होता है। अब हमारे लिए सबसे पहला इसीलिए क्वेश्चन आ गया है कि लेन देन का अर्थ क्या है। तो चार आंसर है हमारे सामने। माल और सेवाओं का विनिमय करना, माल और सेवाओं का मुद्रा में विनिमय करना, माल और मुद्रा का विनिमय करना और इनमें से कोई नहीं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर विनिमय शब्द आप लोगों को, जैसे आप लोगों के लिए लेन देन शब्द नया है वैसे विनिमय शब्द भी नया होगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब लेना और देना, ये विनिमय होता है। तो माल लेना और पैसे देना, या फिर माल देना और पैसे लेना। इसी प्रकार से सेवाएं देना और पैसे लेना, या सेवाएं लेना और पैसे देना। मतलब इस प्रकार से माल और सेवाओं का विनिमय करना, एक्सचेंज करना। इसके बदले मुद्रा के बदले, भाई यदि बिना मुद्रा के माल और सेवाओं का विनिमय होगा तो उसे हम लेन देन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसके पहले वाले उसमें देखा था कि लेखांकन में मौद्रिक या वित्तीय व्यवहारों का ही लेखा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से माल और सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेन देन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अब स्टूडेंट, यहां पर मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर करूंगा कि जो संपत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो संपत्तियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, करेंट असेट्स, जिसकी उम्र 1 वर्ष होती है। मतलब 1 वर्ष के अंदर वो अपना रूप बदल लेती है। जैसे अंतिम स्टॉक है ना, फिर है और भी देनदार है, प्राप्य पत्र है। ये सभी चालू संपत्तियां हैं जो कि 1 वर्ष के अंदर ये किसी न किसी रूप में बदल जाते हैं, रोकड़ में बदल जाते हैं। अब अचल संपत्ति, ऐसी अचल मतलब जो चलती नहीं, स्थिर रहती है। जैसे भवन है ना, फर्नीचर है, फिर है मशीन है, ये सभी क्या है, ये अचल संपत्तियां हैं। अब हमें यहां पर बताना है कि अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड क्या क्या है, अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक तो चालू संपत्ति है। अग्रिम भुगतान, ये भी चालू संपत्ति है। फर्नीचर और रोकड़, तो रोकड़ भी चालू संपत्ति है। क्या बचा हमारे पास, फर्नीचर। जो फर्नीचर, एक बार व्यापार में आपने फर्नीचर खरीदा तो वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो व्यापार में उपयोग में होने वाला है। तो ये जो फर्नीचर है ये क्या हुई, हमारी एक अचल संपत्ति है जिसको हम स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, स्थायी संपत्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे कि निम्न में कौन अमूर्त संपत्ति है। अब स्थायी संपत्तियों के दो प्रकार हैं, एक मूर्त और दूसरी अमूर्त। मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन अमूर्त संपत्तियां भी होती है जो न तो दिखाई देती है न जिसे छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, उनसे लाभ भी कमाया जाता है। तो अमूर्त संपत्ति कौन सी है, तो ख्याति मतलब गुडविल, प्रसिद्धि, व्यापार की जो प्रसिद्धि होती है उसे हम ख्याति बोलते हैं। भवन, रोकड़, फर्नीचर, आप भवन को देख सकते हो, छू सकते हो, फर्नीचर को देख सकते हो, छू सकते हो, रोकड़ को आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन जो ख्याति है, गुडविल, व्यापार की जो प्रसिद्धि है उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इतनी प्रसिद्धि है उसकी। तो ये एक प्रकार की कौन सी संपत्ति हुई, ये अमूर्त संपत्ति हुई। अमूर्त स्थायी संपत्ति, ख्याति को हम बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है, एक व्यक्ति जिसे फर्म को रुपया देना है मतलब व्यापार को पैसा देना है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लेनदार, देनदार, आपूर्तिकर्ता या इनमें से कोई नहीं। भाई अ पर्सन
हु हैज टू पे मनी टू द फर्म, मतलब वो फर्म को पैसे देगा, मतलब व्यवसाय को पैसे देगा। तो व्यवसाय को पैसे देने वाला कौन होगा? वो होगा देनदार। व्यवसाय ने जिसको माल उधार बेचा होगा तो वो व्यवसाय को पैसा देगा, तो वो कौन होगा? देनदार होगा, डेटर कहा जाता है उसको। फिर है अगला है माल का अर्थ क्या है? तो माल किसे कहते हैं? तो माल, माल शब्द का यूज होता है, जैसे आप लोगों ने ट्रक देखे होंगे, हाईवे के ऊपर जो ट्रक चलते हैं तो उसके ऊपर ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो गुड्स कैरियर, गुड्स मतलब माल, व्यापार, जैसे हम ऐसे वेरी गुड जो बोलते हैं वो गुड मतलब अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक गुड्स कैरियर, तो ये गुड्स क्या होता है? ये व्यापार में माल होता है। अब माल मतलब कि व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए माल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर माल का अर्थ क्या है? मदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली मदे। तो आप मान लो एक व्यापारी हो, आपने कंप्यूटर खरीदा आपके व्यापार में उपयोग करने के लिए, तो वो कंप्यूटर आपकी स्थायी संपत्ति है। आपने फर्नीचर, बैठने के लिए फर्नीचर खरीदा, वो आपकी स्थायी संपत्ति है। लेकिन यदि कोई व्यापारी है जो कि फर्नीचर का ही व्यापार करता है, तो वो फर्नीचर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो फर्नीचर उसके लिए माल हो गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान वाला है, कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम है, कंप्यूटर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो कंप्यूटर उसके लिए माल हो गया। तो मदे, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? मदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, मतलब उपक्रम के द्वारा जिन मदों का व्यापार किया जाता है, जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, वो वस्तुएं उसके लिए क्या कहलाती है? माल कहलाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक व्यक्ति को जिसे फर्म द्वारा रुपया देना है, व्यवसाय के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि रुपया देना है तो वो कौन है? वो लेनदार है। आपने उससे माल उधार खरीदा होगा तो आपको उसको पैसा देना है। आप व्यापारी हो, व्यवसायी हो, और आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना है, तो वो आपका कौन हुआ? लेनदार हुआ। फिर है निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है? एक और प्रश्न आ गया। अमूर्त संपत्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ख्याति अमूर्त संपत्ति है। ट्रेडमार्क, व्यापार का चिन्ह, ये भी अमूर्त संपत्ति है। पेटेंट्स, आपने कोई ऐसी वस्तु बनाई जिसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, उसको आपने रजिस्टर्ड करा लिया, वो पेटेंट करा लिया, ये भी अमूर्त संपत्ति है। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। अभी उसके पहले थोड़ी देर पहले क्या था? ख्याति, तो उसमें भवन, फर्नीचर, रोकड़, तो वो मूर्त संपत्तियां थी, केवल ख्याति अमूर्त थी। लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो है, ये तीनों अमूर्त स्थायी संपत्तियां हैं, और इसलिए ये तीनों अमूर्त स्थायी संपत्तियां होने के कारण हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? कि ये सभी अमूर्त संपत्तियां हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। माल के प्रकार हैं कि माल कौन कौन से प्रकार का होता है? तो क्रय, भाई माल खाता। अब यहां पर आप लोगों को मालूम होगा कि माल खाता कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और स्टॉक, ये 5 प्रकार का होता है। आप इसी आधार पर बोल सकते हो कि ये क्रय भी माल है, विक्रय भी माल है, क्रय वापसी भी माल है। मतलब हमारा जो आंसर क्या आ गया कि ये सभी क्या कहलाते हैं? ये माल कहलाता है। फिर है निम्न में से कौन सा आय नहीं है? इनकम नहीं है। भाई कमीशन प्राप्त किया तो ये इनकम है, पट्टा प्राप्त किया ये इनकम है, ब्याज प्राप्त किया ये भी इनकम है, पूंजी प्राप्त की, भाई पूंजी प्राप्त करना ये कोई इनकम नहीं है, ये तो व्यापार के लिए दायित्व होता है। पूंजी को हम दायित्व बोलते हैं, इसलिए पूंजी प्राप्त किया ये व्यापार के लिए दायित्व है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यय नहीं है? व्यय नहीं है, भाई मजदूरी, मजदूरी एक व्यय है, किराया एक व्यय है, मरम्मत एक व्यय है, लेकिन आपने अग्रिम मजदूरी भुगतान कर दी। अग्रिम मतलब किसी को एडवांस में मजदूरी दे दी कि ले 1000 रुपये एडवांस में मजदूरी ले जा। अभी उसने काम नहीं किया लेकिन आपने एडवांस में मजदूरी दे दी, वो आपकी संपत्ति हो गई। एडवांस में दिया हुआ पैसा वो आपके लिए अभी व्यय नहीं है वो, क्योंकि जब वो काम करेगा उसके बाद मजदूरी देंगे तो व्यय है। एडवांस में दिया हुआ पैसा वो आपकी मजदूरी, वो व्यय नहीं है, वो आपके लिए एक संपत्ति है। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन सी व्यापारिक लेन देन नहीं है? तो व्यापारिक लेन देन नहीं है, तो
माल क्रय करने के कारण लेनदार को नगद भुगतान, आपने माल क्रय किया और लेनदार को भुगतान किया तो लेन देन है। 10,000 मूल्य का माल आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया, फर्नीचर का ह्रास काटा गया, ये भी लेन देन है। बिजली का बिल भुगतान किया, ये भी लेन देन। ये वाला जो है भाई, यहां पर आपको ऑर्डर मिला है, अभी आपका लेन देन हुआ नहीं है, ऑर्डर मिला है, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब माल सामने वाले को आप भेज देंगे तब लेन देन होगा वो, अभी केवल ऑर्डर मिलने को आप लेन देन नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। फिर है निम्न में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है, फिर आ गया वे व्यापारिक लेन देन नहीं है। जैसे व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, ये व्यापार का लेन देन है। कर्मचारियों को वेतन दिया, वेतन खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, ये भी लेन देन है। व्यक्तिगत बैंक खाते से पुत्र के स्कूल की फीस दी, व्यापारी ने अपना पर्सनल एक अकाउंट था उसमें से अपने बच्चे की फीस भरी, इसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, इसका व्यवसाय से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और इसलिए ये व्यवसाय का लेन देन नहीं है, ये व्यवसाय के बाहर का, मतलब उसके घर का है। तो उसने खुद के अकाउंट से बच्चे की फीस भरी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा व्यय नहीं है। भाई आपने वेतन दिया, ये व्यय है, किराया दिया, ये व्यय है, आपने माल खरीदा तो भी व्यय हुआ, आहरण, ये आहरण करना ये व्यय नहीं है। भाई मालिक ने पैसा निकाला है, आहरण किया है और उस आहरण पर ब्याज लगेगा, उस आहरण का पैसा उसको वापस भी चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये एक व्यय नहीं है, गिनती में नहीं आता आहरण। अब कई बार बच्चे क्या क्रय को कर देंगे, लेकिन आप माल खरीदोगे तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो ये भी व्यय हुआ, लेकिन आहरण करना ये व्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम। मिलान, मिलान मतलब अब हमें करना है सही जोड़ी जमाना है, ठीक है। अब हम सही जोड़ी जमाएंगे। अब सही जोड़ी में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। ख्याति सबसे पहला दिया है हमारे पास, ख्याति। ख्याति क्या है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, फर्स्ट आ गया। मूर्त संपत्ति अगला क्या है, मूर्त संपत्ति, मैंने बता दी उसकी परिभाषा कि जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते, संपत्तियां जो देखी जा सकती है वो छुई जा सकती है, तो ये हो गया। कार्यशील पूंजी अगला आ गया, वर्किंग कैपिटल। अब इसका एक फॉर्मूला है, कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्ति ऋण चालू दायित्व, ये कहलाती है कार्यशील पूंजी। मतलब चालू संपत्ति जिसको हम बोलते हैं करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, चालू संपत्ति ऋण चालू दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी। फिर है आहरण। आहरण किसको बोलेंगे, आहरण मतलब स्वामी द्वारा निकाली गई धनराशि, मालिक जब अपने खुद के उपयोग के लिए पैसा निकालता है व्यापार से, वो कहलाता है आहरण। तरल संपत्तियां, तो चालू संपत्ति में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय ये जब माइनस कर देंगे तो वो बच जाएगी केवल तरल संपत्ति, लिक्विड असेट्स बोलते हैं उसको, तरल संपत्तियां। जितनी भी चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति में रोकड़, स्टॉक, देनदार, प्राप्य पत्र, पूर्वदत्त व्यय, ये सब चालू संपत्तियां। अब इन चालू संपत्तियों में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय इसको हम हटा देंगे तो जो संपत्तियां बचेगी वो कहलाएगी तरल। तरल मतलब लिक्विड। भाई चालू संपत्ति पहले तो हम समझे कि क्या होती है, तो जो चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती है जो कि साल भर में वो रोकड़ में बदल जाएगी। जैसे एक रोकड़, रोकड़ तो अपने आप में रोकड़ है। इसके बाद में देनदार, ठीक है। देनदार मतलब आपने जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा है, तो उधार माल जिसको आपने बेच दिया मतलब वो आपको पैसा देने वाला है, लेकिन कब देने वाला है, 4 महीने में, 6 महीने में, अधिक से अधिक 12 महीने में, उससे अधिक नहीं। मतलब ये एक आपकी चालू संपत्ति जो कि 12 महीने में किस में बदल जाएगी, रोकड़ में बदल जाएगी। फिर है प्राप्य पत्र, आपने माल बेचा और उसके बदले उससे आपने विपत्र स्वीकार करवा लिया, तो वो विपत्र के लिए एक वचन पत्र है, ये 3 महीने में 3 महीने का वचन देता है, 2 महीने का वचन देता है, तो ये भी आपको 2 महीने 3 महीने में रोकड़ मिलने वाली है। फिर है स्टॉक। अब जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब बिना बिका माल, ये भी एक चालू संपत्ति है,
क्योंकि कभी भी बेच सकते हैं आप इसको और उससे पैसा मिल सकता है। और पूर्वदत्त व्यय, अब ये पूर्वदत्त व्यय मतलब किसी को आपने एडवांस दिया हुआ पैसा है तो वो आप अपना एडवांस कैंसिल कर सकते हो, आप वापस ले सकते हो, तो ये भी आपकी चालू संपत्ति होती है। अब यहाँ पर तरल, भाई चालू संपत्ति मतलब जो साल भर में रोकड़ में बदल जाएगी। अब यहाँ पर एक दूसरा शब्द आ रहा है, कौन सा? तरल। तरल का मतलब होता है लिक्विड, ऐसी संपत्ति जो तुरंत रोकड़ में बदल जाएगी। तो भाई रोकड़ तो अपने आप में तुरंत रोकड़ है। देनदार, ये भी आपको डिफाइन है कि हाँ इस व्यक्ति से पैसा लेना है, मतलब ये भी आपका रोकड़ में बदलने वाला है। प्राप्ति पत्र, इसने तो वचन दिया है तो ये भी आपके पास रोकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो स्टॉक है, स्टॉक तुरंत रोकड़ में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि रखा हुआ जो बिना बिका माल है वो पहले तो बिकेगा, बिकने के बाद वो नगद बिकेगा कि उधार बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए स्टॉक एक तरल संपत्ति नहीं मानी जाती। चालू संपत्ति है लेकिन तरल नहीं है, तुरंत पैसे में नहीं बदलेगा। पूर्वदत्त व्यय, जिसको आपने पैसा दिया हुआ है वो पैसा आपके हाथ से गया, वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसलिए ये भी एक तरल संपत्ति नहीं मानी जाती। और इसलिए चालू संपत्तियों में से इन दो संपत्तियों को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका तरल संपत्ति। और इसीलिए हमारा आंसर आया कि तरल संपत्ति मतलब क्या आया? चालू संपत्तियों में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को माइनस करेंगे तो जो बचता है वो तरल संपत्ति कहलाती है। अगला है लेन देन की विशेषता। लेन देन की विशेषता मतलब ये क्रय विक्रय से संबंधित है। तो कौन सा आंसर आ गया? 6 नंबर का। ठीक है, ये 6 नंबर का आ गया। 6 नंबर यहां लिख देता हूं। लेन देन मतलब लेन देन की विशेषता क्या होगी? क्रय करना विक्रय करना, उससे रिलेटेड जो भी व्यवहार है वो लेन देन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन है कि ख्याति क्या है? तो ख्याति एक कैसी संपत्ति है भैया? अमूर्त संपत्ति है। देय बिल एक खालिस्तान दायित्व है, तो देय बिल एक चालू दायित्व है ना। जो दायित्व होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक चालू दायित्व होते हैं, एक गैर चालू दायित्व होते हैं। चालू दायित्व की उम्र 1 वर्ष की होती है, 12 महीने के अंदर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो देय बिल है, लेनदार है, फिर बैंक अधिविकर्ष है, बैंक से लिया गया जो लोन होता है, ये सभी चालू दायित्व की श्रेणी में आते हैं। फिर एक व्यवसायी को तब खालिस्तान कहा जाता है जब वो अपने सभी दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः असमर्थ हो। यदि कोई व्यक्ति, एक व्यापारी यदि अपने दायित्वों के भुगतान में असमर्थ है पूरी तरह से, तो उसको हम बोलेंगे दिवालिया। तो क्या बोला जाएगा कि ये दिवालिया हो गया, इसका दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया। मतलब इसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मेरे दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता, तो उसे कहा जाता है दिवालिया होना। फिर है, ये तो 3 हो गए हमारे रिक्त स्थान। इसके आगे एक वाक्य में दिए हैं कि वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अमूर्त संपत्तियां बोलते हैं। भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भौतिक मतलब फिजिकल। तो जैसे ये मोबाइल है तो ये एक फिजिकल है, फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऐसी संपत्तियां जो जिनका भौतिक अस्तित्व मतलब जो फिजिकल नहीं है, जैसे ख्याति है, ट्रेडमार्क है ना, तो ये पेटेंट है, ये जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन होती है, तो जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता वो कहलाती है अमूर्त संपत्तियां। फिर चालू संपत्ति का एक उदाहरण, तो देनदार अभी मैंने गिनाया, प्राप्य पत्र, ये सभी क्या है? ये चालू संपत्तियां हैं। चालू दायित्व का एक उदाहरण लेनदार, ठीक है, देय विपत्र, ये सभी चालू दायित्व हैं। पशुधन का एक उदाहरण घोड़ा, मान लो उसके पास घोड़ा है तो वो घोड़ा भी क्या हो गया? पशुधन हो गया। कुछ भी हो सकता है, लाइव स्टॉक जिसको हम बोलते हैं। फिर ऋण जिसकी वसूली नहीं हो पाती वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डूबत ऋण। ऋण जिसकी वसूली नहीं हो पाती है वो कहलाता है डूबत ऋण कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो पहला ही यूनिट थी, उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली जो आती है, वो पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, वो भी हमने देखे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सेकंड यूनिट लेखांकन के जो सैद्धांतिक आधार है, सिद्धांत है, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।